गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू अवर हिंदी क्लास 12th। तो स्टूडेंट्स, आज हम आरोह भाग 2 से 12th लेसन पढ़ेंगे। बाजार दर्शन। लेसन का नेम है बाजार दर्शन। तो बच्चों, पहले बाजार दर्शन पढ़ने से पहले इसके हम राइटर को जानेंगे। बाजार दर्शन के राइटर हैं जैनेंद्र कुमार। इसके राइटर कौन है? जैनेंद्र कुमार। तो जैनेंद्र कुमार जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के ज़िले में हुआ था। और कितने सन में हुआ था? 1905 में। 1905 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में। और ये जैनेंद्र कुमार जी गांधी जी के दर्शन से बहुत प्रभावित थे और इनका देहावसान 1990 में हो गया था। इनकी साहित्यिक रचनाएं थी कहानी संग्रह में एक रात, वातायन आदि, और उपन्यास में सुनीता, कल्याणी, फरक इत्यादि इन्होंने निबंध भी लिखे थे। तो आइए हम लोग बाजार दर्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार जी की एक महत्वपूर्ण वैचारिक निबंध है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने अर्थशास्त्र की प्रमुख धारणा का यथार्थ रूप दिखाकर उसकी सार्थकता पर सवाल उठाया है। तो आइए हम लोग बाजार दर्शन को पढ़ेंगे और मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार का एक वैचारिक निबंध है। इसमें लेखक ने अर्थशास्त्र के एक गंभीर विषय बाजार का विभिन्न दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। इस निबंध के प्रथम अंश में लेखक ने आम व्यक्ति की बाजार से प्रभावित होने की प्रवृत्ति को उल्लेखित किया है कि किस प्रकार व्यक्ति अपनी बाजार की चमक दमक से प्रभावित होकर ज़रूरत से अधिक सामान खरीदता है, फिजूल खर्ची करता है। व्यक्ति इस दिखावे को स्त्रीत्व की आड़ में स्वयं का बचाव बड़ी खूबसूरती से करता है। दूसरी व्यक्ति के मन में छुपी मनी बैग की पावर का प्रयोग करने की प्रवृत्ति को दिखाया जाता है। पैसे की पावर उसे तभी सार्थक नजर आती है जब वह उस पैसे से कोठी, बंगला, माल, मकान खरीद लेता है, क्योंकि व्यक्ति का बैंक बैलेंस कोई देख नहीं सकता और यही सब दिखाने के लिए व्यक्ति बाजार से अनचाही वस्तुएं खरीदने के लिए विवश हो जाता है। लेखक ने इसी अंश में एक दूसरी तरह के लोगों का भी जिक्र किया है, जो लोग पैसे को खर्च करने की अपेक्षा पैसे को जोड़ कर रखने में ही पैसे की सार्थकता देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आगे है, लेखक ने इस अंश में बाजार की महत्ता पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार बाजार व्यक्ति को अपने मकर जाल में फंसा लेता है और बाजार गए व्यक्ति को अपना मनी बैग खाली करने पर विवश कर देता है। बाजार में एक सम्मोहन शक्ति है जिसके मोह पास में बंधकर सब कुछ भूल जाता है। वह बाजार से सब कुछ खरीद लेना चाहता है, कुछ भी शेष छोड़ना नहीं चाहता, भले ही उसके पास किराए के पैसे बचे या न बचे। तो स्टूडेंट्स, आगे है, लेखक जैनेंद्र कुमार ने इस अंश में बाजार के जादू का वर्णन बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है। बाजार के जादू का प्रभाव केवल उन लोगों पर होता है जिनकी जेब भरी हो तथा मन खाली हो। यदि आपका मन खाली है तो बाजार की अनेक आवश्यकताएं वस्तुओं का निमंत्रण आपको बरबस अपनी ओर खींच लाएगा। बाजार जाते समय यदि आपका मन खाली नहीं है तो बाजार की चमक दमक का आप पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। जैसे पानी पीकर जाने वाला व्यक्ति लू की तपन से प्रभावित नहीं होता। बाजार से आपको संतुष्टि, तृप्ति और सच्चा लाभ प्राप्त हो सकता है यदि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बाजार से सामान खरीदते हैं, बाजार की आवश्यकता के अनुसार नहीं।
तो बच्चों क्या कह रहा है, यदि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बाज़ार से सामान खरीदते हैं, बाज़ार की आवश्यकता के अनुसार नहीं। ठीक है। तो बच्चों इस भाग में लेखक एकदम दार्शनिक बन बैठे हैं। यहाँ पर लेखक ने मन को खाली करने का अर्थ समझाने का प्रयास किया है। मन को खाली करने का तात्पर्य मन को शून्य बनाना नहीं है, क्योंकि शून्य होने का मतलब है परमात्मा से एकात्मकता स्थापित होना, इच्छाओं को दबाना तथा ठाट बाट देखकर मन को बंद करना जड़ता है, क्योंकि आंखें खोल लेने से दिखना बंद नहीं होता, फिर भी मन की आंखों से देखा जा सकता है। इसी इंद्रियों का नियंत्रण मन के द्वारा होता है। सभी इंद्रियों का नियंत्रण करने की अपेक्षा यदि केवल मन पर नियंत्रण कर लिया जाए तो फिर किसी योग की, किसी पूर्णता की आवश्यकता नहीं होगी। मन को बलात् न रोकें, बल्कि उसकी भी सुनकर अपनी आवश्यकता अनुसार यदि बाजार में खुलेपन से जाया जाए तो आप बाजार के जादू से बचकर ऐसी वस्तुएं वहां से घर ला सकते हैं जिनमें न केवल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी बल्कि आनंद भी प्राप्त होगी। तो बच्चों यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमें बाजार से वही सामान लाना चाहिए जो हमें आवश्यकता हो, जिस चीज़ की हमें आवश्यकता हो, और आवश्यकता पूरे होने पर हमें आनंद या खुशी की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे है, लेखक ने चूरन बेचने वाले भगत जी का उदाहरण दिया है। लेखक ने चूरन बेचने वाले भगत जी का उदाहरण दिया है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर वर्षों से आज तक बाजार के जादू का असर पड़ता नहीं दिखाई दिया, मीन्स उन पर कोई असर नहीं हुआ। 6 आने की कमाई होने के बाद बचे हुए चूरन को वे बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। उनकी कमाई 6 आने की है, फिर भी वो बचे हुए चूरन को वे बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका चूरन बेकार है या उनके चूरन की बाजार में मांग नहीं, उसका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, लेकिन फिर भी वह चूरन से केवल 4 आने ही कमाता है। उसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया है, अपनी आवश्यकताओं को खुलेपन की छूट नहीं दे रखी है। इच्छाओं पर उन्होंने क्या कर लिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। उसका मन अडिग है, उनका मन अडिग है। इसी कारण पैसा उसके आगे आकर भीख मांगता है कि मुझे ले लो। तो पैसा क्या करता है, उनके आगे आकर भीख मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन वह व्यक्ति पैसे को ठोकर मारकर आगे निकल जाता है और बाजार के जादू से अप्रभावित रहता है, मीन्स प्रभावित नहीं होता। बाजार की जादू का उन पर कोई असर नहीं होता। ठीक है। तो आगे है बच्चों, पैसे की व्यंग शक्ति का प्रभाव 2 अलग अलग व्यक्तियों पर प्रभाव भी अलग अलग होता है। पैदल चलते हुए लेखक के पास से गुजर रही मोटर गाड़ी ने लेखक को अपने माँ बाप को धिक्कारने पर विवश कर दिया कि क्यों मेरे पास भी यह सब कुछ नहीं है। दूसरी तरफ चूरन बेचने वाला भगत जी के आगे पैसे की व्यंग शक्ति खुद नतमस्तक नजर आती है। भगत जी निर्बल नहीं है क्योंकि संजय और वैभव का प्रभाव उन पर नहीं है। निर्बल ही धन के सामने झुकता है। भगत जी के बाजार में जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन अटकते वहीं जाकर है जहाँ पर उनको उनकी ज़रूरत का सामान मिलता है। केवल पंसारी की दुकान पर उनको चूरन में डालने के लिए जीरा और काला नमक चाहिए। तो किसकी दुकान पर उनको दुकान पर चूरन में डालने के लिए जीरा और काला नमक चाहिए, तो वो पंसारी की दुकान पर। जिस दुकान से उनकी इस आवश्यकता की पूर्ति होती है वे केवल उसी दुकान पर रुकते हैं। तो उनकी जिस दुकान पर आवश्यकता की पूर्ति होती है वह केवल उसी दुकान पर रुकते हैं। उनके लिए शेष बाजार निस्सार है। उनके लिए शेष जो बचा हुआ बाजार है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चांदनी चौक का रोज बाजार उनकी आवश्यकता पूर्ति नहीं करता। क्योंकि चांदनी चौक का रोज बाजार उनकी आवश्यकता पूर्ति नहीं करता।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों अंतिम भाग में लेखक ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहकर बाजार पर करारा व्यंग्य कसा है, व्यंग किया है। अंतिम भाग में लेखक ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र को क्या कहा है, अनीति शास्त्र कहकर बाजार पर करारा व्यंग कसा है। चूरने वाले भगत जी की बाजार को सार्थकता देते हैं। लेखक जैसे लोग बाजार की व्यंग शक्ति को बढ़ावा देते हैं। लेखक जैसे लोग बाजार की व्यंग शक्ति को बढ़ावा देते हैं। व्यक्ति के पास दिखावे का सामान जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, व्यक्ति के पास दिखावे का सामान जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, वह समाज में उतना ही अपने आप को अलग थलग पाता जाएगा। ठीक है। बाजार एक स्थान होना चाहिए जहाँ लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान हो, जहाँ पर लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान हो। लेकिन अर्थशास्त्र का आधार है अधिक से अधिक लाभ कमाना। अर्थशास्त्र का आधार क्या है बच्चों, अधिक से अधिक लाभ कमाना। एक की हानि तो दूसरे का लाभ, अर्थात झूठ कपट तथा शोषण। अर्थशास्त्र के इस आधार पर प्रचार प्रसार बाजार के माध्यम से समाज में फैलेगा। समाज में सद्बुद्धि, मेल मिलाप, सहनशीलता उतनी ही घटती जाएगी। तो इससे क्या होगा, बाजार के माध्यम से समाज में क्या फैलेगा, समाज में सद्बुद्धि, मेल मिलाप, सहनशीलता उतनी ही घटती जाएगी। ठीक है। तो बच्चों ये था जैनेन्द्र कुमार जी का बाजार दर्शन। आइए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। यहाँ दिया है पाठ के साथ। पहला क्वेश्चन है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। मैं क्वेश्चन और आंसर बोल रही हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा और लिखने के बाद राइट भी कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी होने वाला है। तो आंसर है इसका पहला का आंसर है, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करने लगता है। बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करने लगता है। इन अधिकाधिक वस्तुओं के संग्रह से मनुष्य समाज में अकेला पड़ने लगता है। इससे झूठ कपट धोखा बढ़ता है। व्यक्ति जादू के इस सम्मोहन में अपनी विवेक शक्ति खो देता है। लेकिन जब यह जादू उतरता है तो व्यक्ति संयमशील हो जाता है। वह केवल अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने बाजार में जाता है और शैतान के जाल में अपने आप फंसने से बचाता है। चाह और तृष्णा समाप्त हो जाती है और व्यक्ति शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। कर लेता है। आंसर इसका एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ। बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करने लगता है। इन अधिकाधिक वस्तुओं के संग्रह से मनुष्य समाज में अकेला पड़ने लगता है। इससे झूठ कपट धोखा बढ़ता है। व्यक्ति जादू के इस सम्मोहन में अपनी विवेक शक्ति खो देता है। लेकिन जब यह जादू उतरता है तो व्यक्ति संयमशील हो जाता है। वह केवल अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने बाजार में जाता है और शैतान के जाल में अपने आप फंसने से बचता है। चाह और तृष्णा समाप्त हो जाती है और व्यक्ति शांति से अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। तो ये बच्चों ये पहला का आंसर था। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का।
बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? क्वेश्चन आप लोग उसमें से लिख लीजिएगा, बुक में से। मैं इसको एक बार केवल बोल रही हूँ, आंसर सुनिएगा। भगत जी केवल अपनी ज़रूरत के अनुसार, आंसर लिखिएगा इसका। भगत जी केवल अपनी ज़रूरत के अनुसार कमाते हैं तथा उसे खर्च करते हैं। उसमें संचय की प्रवृत्ति नहीं है। उनका अपने मन पर नियंत्रण है। उनका अपने मन पर नियंत्रण है। भगत जी की यह आचरण हमारे समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। दिखावे की प्रवृत्ति समाज में असंतोष, कपट, शोषण को बढ़ाती है। पैसे की पावर बाजार में व्यंग्य शक्ति का पोषण करती है। व्यक्ति जब ज़रूरत से ज़्यादा अनावश्यक वस्तुएं अपने आसपास इकट्ठी कर लेता है तो उसका समाज से लगाव हट जाता है। व्यक्ति असंयमी हो जाता है। इन सभी परिस्थितियों में भगत जी का व्यक्तित्व समाज के लिए अनुकरणीय है और शांति स्थापना में सहायक सिद्ध होगा। तो आंसर एक बार मैं फिर से बोल दे रही हूँ, मिला लीजिए। भगत जी केवल अपनी ज़रूरत के अनुसार कमाते हैं तथा उसे खर्च करते हैं। उनमें संचय की प्रवृत्ति नहीं है। उनका अपने मन पर नियंत्रण है। भगत जी का यह आचरण हमारे समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। दिखावे की प्रवृत्ति समाज में असंतोष, कपट, शोषण को बढ़ाती है। पैसे की पावर बाजार में व्यंग्य शक्ति का पोषण करती है। व्यक्ति जब ज़रूरत से ज़्यादा अनावश्यक वस्तुएं अपने आसपास इकट्ठी कर लेता है तो उसका समाज से लगाव हट जाता है। व्यक्ति असंयमी हो जाता है। इन सभी परिस्थितियों में भगत जी का व्यक्तित्व समाज के लिए अनुकरणीय है और शांति स्थापना में सहायक सिद्ध होगा। तो ये बच्चों, ये दूसरा का आंसर था। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? तो इसका आंसर सुनिएगा और लिखिएगा। बाजारूपन का तात्पर्य है दिखावा, बनावटीपन, बाजार का नियम, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, अधिक सामान बेचना, यह सब उसकी चमक दमक पर निर्भर करता। ग्राहक को अपने सम्मोहन के जादू में बात कर उसकी जेब खाली करना ही बाजार का कायदा है। इसी का दूसरा नाम है बाजारूपन। तो व्यक्ति बाजार रूपी शैतान के जाल में नहीं फंसते। वे भगत जी की तरह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खरीदारी करते हैं। जो व्यक्ति पैसे की पावर से अप्रभावित रहते हैं वही व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। बाजार व्यक्तियों के लाभ के लिए होता है। उनकी आवश्यकताओं के आदान प्रदान का माध्यम होता है जहाँ छल कपट, दिखावा और शोषण न हो। बाजार व्यक्ति के लिए हो, व्यक्ति बाजार के लिए न हो। व्यक्ति बाजार में अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए न कि अपनी जेब खाली करके अनावश्यक और दिखावटी वस्तुएं घर पर इकट्ठी कर ले। तभी बाजार और व्यक्ति दोनों सार्थक और एक दूसरे के सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो आंसर इसका एक बार फिर से बोल रही हूँ, मिला लीजिए। बाजारूपन का तात्पर्य है दिखावापन, बनावटीपन। बाजार का नियम है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, अधिक सामान बेचना, यह सब उसकी चमक दमक पर निर्भर करता। ग्राहक को अपने सम्मोहन के जादू में बात कर उसकी जेब खाली करना ही बाजार का कायदा है। इसी का दूसरा नाम है बाजारूपन। जो व्यक्ति बाजार रूपी शैतान के जाल में नहीं फंसते वे भगत जी की तरह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खरीदारी करते हैं। जो व्यक्ति पैसे की पावर से अप्रभावित रहते हैं वे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। व्यक्ति
बाजार व्यक्तियों के लाभ के लिए होता है, उनकी आवश्यकताओं के आदान प्रदान का माध्यम होता है, जहाँ छल कपट दिखावा और शोषण न हो। बाजार व्यक्ति के लिए हो, व्यक्ति बाजार के लिए न हो। व्यक्ति बाजार में अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जाए, न कि अपनी जेब खाली करके अनावश्यक और दिखावटी वस्तुएं घर पर इकट्ठी कर ले। तभी बाजार और व्यक्ति दोनों सार्थक और एक दूसरे के सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो बच्चों, ये तीसरा का आंसर था। और चौथा क्वेश्चन, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक क्षमता का भी रचना कर रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो इसका आंसर लिखिएगा। बाजार किसी व्यक्ति का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र को नहीं देखकर केवल उसकी क्रय शक्ति को देखता है। बाजार की इस भावना के कारण हमारे समाज में धनी वर्ग का उदय हुआ है, एक ऐसा वर्ग जिसके पास पैसा ही पैसा है। ऐसे वर्ग के लिए मानवीय मूल्यों का कोई मूल्य नहीं है, उनके लिए केवल पैसा ही सब कुछ है। सहनशीलता और संयम के स्थान पर इस वर्ग में धन का नशा है, दिखावे और बनावटीपन की होड़ है। ऐसी स्थिति में इस वर्ग से सामाजिकता, क्षमता आशा करना बेमानी है। यहाँ केवल धोखा है, शोषण है, छल कपट है। अपनी ही बराबरी के लोगों को नीचा दिखाने की चेष्टा हर समय की लगी रहती है। इस वर्ग के लिए व्यक्ति और सामाजिक मूल्यों की बात करना बेकार है। इनके जीवन की सार्थकता तो केवल पैसे और उनकी पावर में निहित है। हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि बाजार एक जैसी क्रय शक्ति वाले लोगों में सामाजिक समता की रचना कर रहा है। तो इसका आंसर फिर से सुनिएगा। बाजार किसी व्यक्ति का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र को नहीं देखकर केवल उसकी क्रय शक्ति को देखता है। बाजार की इस भावना के कारण हमारे समाज में धनी वर्ग का उदय हुआ है, एक ऐसा वर्ग जिसके पास पैसा ही पैसा है। ऐसे वर्ग के लिए मानवीय मूल्यों का कोई मूल्य नहीं है, उनके लिए केवल पैसा ही सब कुछ है। सहनशीलता और संयम के स्थान पर इस वर्ग में धन का नशा है, दिखावे और बनावटीपन की होड़ है। ऐसी स्थिति में इस वर्ग से सामाजिकता, समता आशा करना बेमानी है। यहाँ केवल धोखा है, शोषण है, छल कपट है। अपनी ही बराबरी के लोगों को नीचा दिखाने की चेष्टा हर समय की लगी रहती है। इस वर्ग के लिए व्यक्ति और सामाजिक मूल्यों की बात करना बेकार है। इनके जीवन की सार्थकता तो केवल पैसे और उसकी पावर में निहित है। हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि बाजार एक जैसी क्रय शक्ति वाले लोगों में सामाजिकता, समता की रचना कर रहा है। तो ये बच्चों चौथा का आंसर था। और नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन है, आप अपने तथा समाज से किन्हीं दो ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें। क दिया है, जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ, और ख पैसे की शक्ति काम नहीं आई। तो क का आंसर लिखिएगा। व्यक्ति जब कोई भी नई और ऐशो आराम की वस्तु खरीदता है तो समाज उस व्यक्ति के पैसे को उसकी पावर मानता है। व्यक्ति जितनी महंगी और बड़ी वस्तु खरीदता है, समाज में उसका कद उतना ही बड़ा हुआ माना जाता है। पैसा शक्ति का परिचायक बन जाता है। तो क का आंसर है, व्यक्ति जब कोई भी नई और ऐशो आराम की वस्तु खरीदता है तो समाज उस व्यक्ति के पैसे को उसकी पावर मानता है। व्यक्ति जितनी महंगी और बड़ी वस्तु खरीदता है, समाज में उसका कद उतना ही बड़ा हुआ माना जाता है। पैसा शक्ति का परिचायक बन जाता है। ख का आंसर लिखिएगा। पैसे से आप इस संसार की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, लेकिन जब बात किसी का विश्वास और प्रेम प्राप्त करने की आती है तो किसी व्यक्ति के ईमान और सिद्धांत खरीदने की आती है तो उस समय आधी कतर पैसे की शक्ति काम नहीं आती, क्योंकि प्यार को प्यार तथा विश्वास को विश्वास से ही प्राप्त किया जा सकता है, पैसे से नहीं। तो आंसर है ख का, पैसे से आप इस संसार
की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, लेकिन जब बात विश्वास और प्रेम प्राप्त करने की आती है या किसी व्यक्ति के ईमान और सिद्धांत खरीदने की आती है तो उस समय अधिकतर पैसे की शक्ति काम नहीं आती, क्योंकि प्यार तथा विश्वास को विश्वास से ही प्राप्त किया जा सकता है, पैसे से नहीं। तो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा और लर्न करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।